नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने साइंस की जो सीरीज चला रखी थी, जो कि 10th क्लास के लिए मैंने साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अपने फिजिक्स वाला पोर्शन चल रहा था और हमने चैप्टर नंबर 9 यानी कि लाइट स्टार्ट किया था। लाइट यानी कि प्रकाश वाला चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसके अंदर मैंने कुछ वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। उन वीडियो में अब तक हमने क्या क्या किया, उसके बारे में मैं 2 मिनट चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी प्रकाश के सामान्य परिचय के बारे में, कि प्रकाश होता क्या है, उसका वेग कितना होता है और अन्य प्रकाश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं। इसी के अलावा हमने उसके बाद प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियम, उससे संबंधित घटनाओं के ऊपर हमने चर्चा की। साथ ही हमने अपवर्तन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, और अपवर्तन के साथ साथ हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण की भी चर्चा कर ली थी। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को जरूर से देखें, ताकि आपको आगे वाली जो कक्षाएं हैं वो और अधिक अच्छे से समझ में आए। तो आज अपने उससे आगे बात करते हैं लेंस के बारे में। नेक्स्ट अपने आज बात करते हैं लेंस, या यूं कह देता हूं लेंस से अपवर्तन। तो लेंस से अपवर्तन से पहले मैं बात करता हूं कि लेंस अपने होता क्या है। ठीक है ना। तो लेंस के बारे में अपने ये देखते हैं कि कोई भी, मैं ये कहता हूं, कोई मेरे पास एक खोखला गोला है। क्या है? एक खोखला गोला है। मैंने दो खोखले गोले लिए हैं। ये दो गोले हैं जो कि खोखले हैं। अब इन दोनों गोलों को मैंने यहाँ से कट लगा दिया। दोनों गोलों के मैंने दो हिस्से काट दिए। ठीक है। एक हिस्सा मेरा ये हो गया, इसको मैं अलग कर देता हूँ। एक तो अपना ये हिस्सा है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा अपना ये दो अपने खोखले गोले हैं, जिनके मैंने कट करके दो हिस्से मैंने अलग कर दिए हैं। एक हिस्सा तो ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये है। ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इन दोनों हिस्सों को या तो मैं इस तरीके से पास में ले आऊं कि ये दोनों इस टाइप से हो जाएंगे, और इनके बीच में जो है वो कांच भर दिया जाता है, या फिर यूं कहता हूं इसको बीच में से ठोस बना दिया जाता है। ठीक है। तो इस टाइप से जो अपना एक लेंस बन जाता है, इसके आर पार देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, एक कांच लगा हुआ है। और ये कैसे हैं, सामने से अगर आप देखोगे, इसको भी अगर आप, अभी ये यूं है, सामने से देखोगे तो इस टाइप से दिखेगा, यानी वृत्त दिखेगा। ये इस टाइप से है, इसको भी सामने से देखोगे यूं दिखेगा। इसको भी जब आप सामने से देखोगे तो ये भी एक वृत्त दिखेगा। लेकिन ये कैसा वृत्त है, जो यहाँ किनारों पर से तो मोटा है, चारों तरफ से यहाँ से तो मोटा है, जबकि बीच में से दबा हुआ है। यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, ये इस टाइप से है अपना। ठीक है। यानी किनारों पर से तो मोटा, बीच में से दबा हुआ। और इसी को यूं न देख, अगर सामने से देखते, मतलब ये अभी तक यूं है, इसको सामने से देखूंगा तो इस टाइप से मुझे इसका शेप दिखाई देगा। तो ये जो अपना लेंस बनता है, इन लेंस को अपने कहते हैं अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। ठीक है। दूसरा अपने बात करते हैं, ये जो दो गोले लिए हैं, इसको तो मैं ले लेता हूं इस साइड, यानी इस टाइप से इसको ले लिया, और इसको इधर ले लेता हूं, ये गोला अपना इधर है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरा इस टाइप का अपना लेंस बन जाता है। ठीक है। ये जो मेरा लेंस बना है, ये कैसा है, थोड़ा सा इसको यूं ना बनाकर मैं इस टाइप से बना देता हूँ। इस टाइप का मेरा लेंस बनेगा, यानी इसके दोनों सिरे जो है वो उठे हुए रहेंगे। अर्थात ये उठे हुए सिरे जो थे, इनको मैंने बाहर की ओर लिया है। तो इससे अपना जो ये लेंस बनता है, फिर हमने इसके अंदर बीच में क्या है, पदार्थ को भर दिया है, मतलब कांच को बीच में भर दिया गया है, लिक्विड कांच को। फिर वो जमने के बाद इस टाइप का बन जाता है, ये अपना हो जाता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या हुआ, ये किनारों पर से तो पतला है, बीच में से मोटा है। सामने से देखने पर ये भी कैसा दिखेगा, इसके जैसा ही दिखेगा। बीच में से तो मोटा होगा और किनारों पर से पतला होगा। जैसे अपने कोई बात कर लेते हैं, जैसे पेड़े का शेप होता है, बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से पतला होता है, सामने से देखने पर एकदम से वृत्त दिखता है अपने को। तो वैसा ही ये है। यानी इन दोनों को ही अगर अपने सामने से देखेंगे तब तो अपने को इस टाइप से दिखेंगे ये, लेकिन अभी ऐसे है तब तो यूं दिखेंगे, लेकिन जैसे इनको यूं सीधा करके देखेंगे तो ये तो दिखेगा इस टाइप से, जबकि ये दिखेगा यूं, इसकी तरह। यानी ये किनारों पर से उठा हुआ, बीच में से दबा हुआ है, वो तो कैसा होगा, अवतल। और जो उठा हुआ हो वो कैसा होगा, उत्तल होगा। तो इस टाइप से अपने लेंस कितने टाइप के हो जाते हैं, दो लेंस। तो मैं अब यहाँ पर लिख देता हूं, लेंस अपने कितने हो गए हैं, दो लेंस होते हैं। एक तो लेंस होता है अपना उत्तल, और दूसरा लेंस होता है अवतल। ठीक है। उत्तल लेंस इस टाइप का लेंस, जो कि किनारों पर से दबा हुआ
बीच में से उठा हुआ होता है, जबकि अवतल लेंस क्या होता है, बीच में से तो दबा हुआ है और किनारों पर से उठा हुआ है। तो ये लेंस अपना कौन सा हो जाता है, अवतल लेंस, और वो कौन सा हो जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनकी परिभाषा की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि इनसे अपवर्तन कैसे होता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है लेंस कैसा होता है, लेंस तो होता है पारदर्शी, पारदर्शी होता है तो उससे क्या होगा, अपवर्तन। जबकि जो गोलीय दर्पण हमने पढ़े थे उनमें क्या होता है, परावर्तन, क्योंकि वो दर्पण थे, दर्पण से हमेशा परावर्तन होगा, जबकि कांच से हमेशा अपवर्तन होगा, यानी कांच में से होकर के किरणें आर पार गुजर जाती है, ये दोनों कांच के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों में क्या होता है, अपवर्तन। अब अपने बात करते हैं, एक तो मैं ये लेंस लेता हूँ, कौन सा लेंस अपना, ये उत्तल लेंस। दूसरा मैं ले लेता हूँ ये कौन सा है अपना, अवतल लेंस। ठीक है, ये अपनी मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष कौन सी होती है, इनके बारे में अपने गोलीय दर्पण में चर्चा कर चुके हैं। अभी लेंस के अंदर, इनके अंदर मैं वापस से इनकी चर्चा करूंगा, तो वहां पर इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। और साथ ही देख लेते हैं, ये अपना है प्रकाशिकी बिंदु, इसकी बात करूं, ये प्रकाशिकी बिंदु है, ये अपनी है मुख्य अक्ष। अब ये दर्पण क्या करता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी लाइन आती है, ये दो लाइनें मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो अपवर्तन के पश्चात ये मुड़ करके एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। जरूरी नहीं है दो ही लाइनें हो, कितनी भी लाइनें हो सकती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरणें आती है वो सारी अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। और जब हमने दर्पण पढ़ा था तब हमने बात की थी कि इस टाइप से किरणों का यूं सिकुड़ना या एक बिंदु पर केंद्रित होना, ये कहलाता है अभिसरण। क्या कहलाता है, अभिसरण। तो इस अभिसरण के कारण ही ये जो उत्तल दर्पण है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस। सॉरी, उत्तल लेंस जो है उसका नाम क्या है, अभिसारी लेंस। ध्यान रखना है, दर्पण के अंदर उल्टा था, दर्पण में जो अवतल दर्पण था ना उसका नाम अभिसारी था, यहाँ पर उत्तल जो लेंस है उसका नाम अभिसारी है। इसी टाइप से देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही है, ये किरणें जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इनको परावर्तन के पश्चात ये यूं फैला देता है। ठीक है, इस टाइप से ये फैला देता है, यानी इधर आई, यहां से आई और इस साइड चली गई। ठीक है, ये यहां से आई, इधर चली गई। लेकिन इनको अगर पीछे बढ़ा के देखें सबको, तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को फैला रहा है। ये किरणें आ रही थी, इन सबको इसने फैलाया है, जबकि उत्तल लेंस क्या कर रहा था, इन सबको एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था, अर्थात सिकुड़ रहा था। हमने अभी बात की, जो सिकुड़ता है उसको क्या कहते हैं, अभिसरण। और इस टाइप से फैलने की घटना होती है, ये कहलाता है अपना अपसरण। तो अपसरण कहलाने की वजह से ही इसी का दूसरा नाम, यानी अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या पड़ा अपना, अपसारी लेंस। सॉरी, दर्पण नहीं, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि यहाँ जो हमने ये कहा ना कि उत्तल लेंस जो है उसी का नाम क्या है, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। जबकि दर्पण में उल्टा होता है, दर्पण में क्या होता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसका नाम होता है अपसारी दर्पण, और जो अवतल दर्पण होता है उसका नाम होता है अभिसारी दर्पण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों में आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है, एक बिंदु पर केंद्रित करना यानी अभिसरित करना। ठीक है, यहाँ पर ये एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है तो ये अभिसारी, तो बचा हुआ दूसरा कौन सा हो गया, अपसारी। इसी टाइप से अगर दर्पण की बात करें, दर्पण में कैसे होता था, ये अपना अवतल दर्पण होता था। ये अवतल दर्पण क्या करता था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाता था। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने जो अवतल दर्पण था उसका दूसरा नाम हमने क्या कहा, अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो दर्पण में तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण को अभिसारी कहेंगे, और लेंस में किसको कहेंगे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट मुख्य रूप से देखो, जो लेंस होता है उसके दो ही टाइप होते हैं, उत्तल और अवतल, और इन्हीं के बारे में अपने आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ परिभाषा के रूप में अपने
अन्य लेंस भी देखते हैं। जैसे मान लिया ये सीधी लाइन है तो कैसा हुआ, समतल, इसका नाम क्या हो गया, समतल। और इसका ये आगे वाला हिस्सा है ये उठा हुआ है तो इसका नाम क्या हुआ, उत्तल। तो इन दोनों को अगर मिला दे तो इसका नाम क्या बन जाता है, समतलोत्तल। समतलोत्तल। तो इस टाइप से भी लेंस के कई प्रकार होते हैं। नेक्स्ट अपने ये देखता हूं, ये समतल है और ये हिस्सा यूं अंदर दबा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, समतल प्लस अवतल होगा। तो ये दोनों जुड़ करके क्या बना देंगे अपने, समतलावतल। समतलावतल, समतलावतल बन गया है। थर्ड अपने बात करते हैं, अगर दोनों साइड उठे हुए हो, जिसको हमने अभी उत्तल नाम दिया था, वो उत्तल रियल में क्या है, दोनों साइड उठी हुई है तो ये भी उत्तल प्लस ये भी कैसा है, उत्तल है। अब दोनों उत्तल है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, उत्तलोत्तल, या इसी का दूसरा नाम है उभयोत्तल। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी उभय उत्तल, उभय प्लस उत्तल यानी उभयोत्तल। मैं लिख सकता हूं उत्तल प्लस उत्तल के हिसाब से इसका नाम उत्तलोत्तल पड़ा है, या उभय यानी दोनों प्लस उत्तल, दोनों उत्तल है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, उभयोत्तल। उभयोत्तल। इसी प्रकार से अपने देखते हैं, अगर दोनों सिरे ही दबे हुए हो तो ये इसका नाम क्या बन जाएगा, उभयावतल। ठीक है ना, दोनों ही अवतल हैं, दोनों ही कैसे हैं, अवतल है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, उभयावतल। ठीक है। इसी टाइप से अपने ये देखते हैं, ये हिस्सा मैं कह देता हूं अंदर दबा हुआ है और ये हिस्सा जो है वो उठा हुआ है। इधर वाला कैसा है, अवतल, और ये कैसा है, एक हिस्सा कैसा हुआ, उत्तल, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, अवतलोत्तल। ठीक है। तो इस टाइप से अपने अलग अलग टाइप के लेंस अपने पढ़ सकते हैं, अलग अलग इसके प्रकार होते हैं, लेकिन अपने को मुख्यतः उन दो के ऊपर ही ध्यान रखना है, उत्तल और अवतल के बारे में। उत्तल का मतलब रियल में क्या है, उभयोत्तल है, और अवतल का मतलब रियल में क्या है, उभयावतल है, यानी दोनों साइड अवतल है, और उत्तल का मतलब दोनों साइड उत्तल होगा। इसको अपने बार बार उभयावतल या उभयोत्तल ना कह करके केवल उत्तल और अवतल ही कहेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद अपने देखते हैं, इन दोनों दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो कहाँ कहाँ बनते हैं। तो उनको बनने से पहले कुछ परिभाषाओं के ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये जो परिभाषाएं हैं ये दर्पण की तरह ही होगी। जैसे मैं बात करूं, अपने लिख देते हैं, एक तो होता है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या के बारे में अपने पढ़ लेते हैं। क्या होता है अपना, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये क्या होती है, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो आपको ये देखना है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक लेंस बनाया है, जैसे मान लो ये मैंने एक उत्तल लेंस बनाया है, ठीक है, यही सिरा भी उत्तल है यानी उठा हुआ है, ये सिरा भी उत्तल है। अब ये जो है इस साइड वाला ये ज्यादा उठा हुआ है जबकि ये कम उठा हुआ है। अब इन दोनों को अगर अपने आगे बढ़ाए तो दो गोले बनेंगे। जैसे इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इस टाइप से एक गोला बनेगा, और अगर इधर वाले को मैं आगे बढ़ाऊं तो इसका गोला अपना इस टाइप से बनता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने ये जो दो गोले बनते हैं, ठीक है, इन दोनों गोलों का जो केंद्र होता है वो कहलाता है अपना वक्रता केंद्र, यानी ये वक्रता केंद्र C1 हुआ, ये वक्रता केंद्र C2 है, यानी वक्रता केंद्र C1 और C2। तो कितने वक्रता केंद्र हो गए अपने, दो वक्रता केंद्र अपने हो जाते हैं। साथ में इन गोलों की जो त्रिज्या होती है उस त्रिज्या को अपने क्या कह देते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसकी त्रिज्या में इसको देखो, केंद्र को चाहे कहीं से भी मिला दो बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ से मिला देता हूँ, ये दूरी जो है ये दूरी कहीं भी आप मिला सकते हो, ये अपनी कहलाती है वक्रता त्रिज्या R1, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या कहलाएगी, R2। इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, R2। ये तो बात की हमने किसके ऊपर, उत्तल दर्पण के बारे में। ऐसे ही बात कर लेते हैं अपने अवतल दर्पण पे। ये मैं बना देता हूँ एक अवतल दर्पण। ठीक है। तो इन दोनों गोल को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इस टाइप से ये गोला प्राप्त होगा। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इसका गोला मेरा यूं बनेगा। अब ये जो दो गोले बने हैं इनका जो केंद्र होगा वो तो कहलाएगा अपना वक्रता केंद्र, और इन गोलों की जो त्रिज्याएं होंगी, जैसे यहां से कहीं से ही मिला दो, ये कहलाएंगी इनकी
वक्रता त्रिज्या। तो अब बात आती है इनकी परिभाषा की। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि लेंस के गोलीय पृष्ठों को, ठीक है ना, ये जो लेंस के गोलीय पृष्ठ थे, ये और ये, इसमें ये दोनों पृष्ठ, तो लेंस के गोलीय पृष्ठों को जिन खोखले गोलों का भाग माना जा सकता है, जिन खोखले गोलों का भाग माना जा सकता है, उन गोलों के जो केंद्र होते हैं वो तो वक्रता केंद्र कहलाते हैं, और उन गोलों की जो त्रिज्याएं होती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब आपको ये ध्यान देना है, दर्पण में तो केवल एक गोला बन रहा था, एक गोला बनने की वजह से एक ही तो वक्रता केंद्र था और एक ही वक्रता त्रिज्या थी, जबकि लेंस के अंदर क्या हो रहा है, दो गोले बन रहे हैं, इसलिए इसके वक्रता केंद्र भी दो होंगे और वक्रता त्रिज्याएं भी दो होगी। ठीक है, तो ये अपना पहला पॉइंट हो जाता है, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रकाशिकी बिंदु की। प्रकाशिकी बिंदु, प्रकाशिकी बिंदु क्या होता है? तो प्रकाशिकी बिंदु के लिए अपने ये देखेंगे, कोई भी जो गोलीय दर्पण है, इसका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, बीच का वह पॉइंट जहां से अगर कोई किरण गुजरती है तो वो बिना मुड़े यानी बिना अपवर्तित हुए, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ती है, बिल्कुल भी उसका अपवर्तन नहीं होता है, सीधे गुजर जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, अपना प्रकाशिकी बिंदु। ठीक है, जैसे ये उत्तल दर्पण में, ये मैं लिख देता हूं अवतल दर्पण में। रियल में कैसा है, ये उत्तल दर्पण आपको यूं दिख रहा है, ठीक है। रियल में अगर सामने से देखेंगे ऐसा होगा, तो इसके सेंटर में यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, अपना वक्रता केंद्र। इसी टाइप से अवतल दर्पण यूं है, सामने देखेंगे तो ये जो इसका केंद्र है ये क्या कहलाता है, इसका प्रकाशिकी बिंदु, सॉरी वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशिकी बिंदु। तो ये हो जाते हैं इसके प्रकाशिकी बिंदु। तो क्या इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी भी गोलीय लेंस का जो केंद्र होता है, किसी भी गोलीय लेंस का क्या होता है, जो केंद्र होता है, जहां से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को अपने क्या कहते हैं, प्रकाशिकी बिंदु कहते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तीसरा अपना पॉइंट ले लेते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लिए हम ये देखते हैं, ये अपना मान लेते हैं, इसको आगे बढ़ाया, ये गोला बना, चलो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये अपना क्या था, उत्तल लेंस, इसको आगे बढ़ाया, इसका गोला ये बन गया, और इसको आगे बढ़ाया तो इसका गोला ये बन गया। ये अपना क्या है, प्रकाशिकी बिंदु। ये अपना वक्रता केंद्र C1 है, ये अपना वक्रता केंद्र C2 है, ये अपना प्रकाशिकी बिंदु O है। ठीक है ना, ऑप्टिक सेंटर जिसको कह सकते हैं, प्रकाशिकी बिंदु। अब अपने ये लिखेंगे कि एक वक्रता केंद्र प्लस प्रकाशिकी बिंदु, प्रकाशिकी बिंदु, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको अपने क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये प्रकाशिकी बिंदु और ये वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली ये जो रेखा होती है, इस रेखा को अपने क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। रेखा का मतलब क्या हुआ कि इसकी लंबाई अनंत है, कितनी भी लंबी ये हो सकती है, इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है। यही अंतर होता है रेखा और रेखाखंड में और किरण में। रेखाखंड किसको कहेंगे, जिसकी लंबाई निश्चित हो। किरण किसको कहेंगे, जिसका एक बिंदु निश्चित हो, एक साइड कितनी भी दूर जा सके। और रेखा किसको कहेंगे, जिसके दोनों ही बिंदु अनिश्चित हो, दोनों तरफ कितनी भी दूर जा सकती। तो ये रेखा है, दोनों साइड कितनी भी लंबाई की ये हो सकती है। इस रेखा को अपने क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। यानी वक्रता केंद्र और प्रकाशिकी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अपने क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट अपने अगला पॉइंट बात करते हैं फोकस बिंदु और फोकस दूरी के बारे में। फोकस बिंदु और एक अपना होता है फोकस दूरी। ध्यान रखना, इसको फोकस बोलना है, न कि फोक्स। फोक्स में क्या होता है, क आधा आता है, यहाँ पर क पूरा है, इसको फोकस कहेंगे। ठीक है ना, तो फोकस बिंदु और फोकस दूरी किसको कहते हैं, इसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई, ये अपना उत्तल लेंस, ये अपना है अवतल लेंस। ठीक है, ये प्रकाशिकी बिंदु है इनके, ये अपने बना देते हैं मुख्य अक्ष। ये अपने क्या है, मुख्य अक्ष। अब आपको ये देखना है कि मुख्य अक्ष के जो समांतर किरणें आती है, ये दो किरणें ला रहा हूं, जो कि ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, समांतर आ रही है। ठीक है,
इसमें भी अपने देख लेते हैं ये क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात इनका अपवर्तन होगा, अर्थात ये मुड़ेगी। मुड़ने के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती है, या इसमें अपने देखेंगे तो इसमें मिलेगी तो है नहीं क्योंकि ये तो फैलाता है, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर क्या होती है, अपने को ये मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसको यूं कटिंग लाइन से दर्शा देना है। ये रियल में देखो इस साइड जा रही है, तो आगे तो कभी ये मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अपने क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। इस बिंदु को क्या कहा गया अपने, फोकस बिंदु। ठीक है, वापस से सुनना कि अपने ये लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती प्रतीत होती है, उन्हें ही क्या कहते हैं अपने, फोकस बिंदु। अब आपको ध्यान देना है, इस साइड से अगर ये यहाँ पे मिली है तो इधर से आएगी तो इधर भी किसी बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, इसी टाइप से इसमें इधर आएगी तो इसका फोकस बिंदु यहाँ बनेगा। मतलब फोकस बिंदु दो होंगे, एक को F1 नाम देता हूँ, एक को F2 नाम देता हूँ। इसमें भी एक F1 है, एक F2 है। जो F1 है यानी लेफ्ट साइड से अपने किरणें लाने के बाद जिस पर मिलती है, उसको हमने F1 नाम दिया है। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। ये कैसा फोकस होता है, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य फोकस ये यहाँ हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र भी दो थे और अपने जो है फोकस बिंदु है वो भी कितने हो रहे हैं अपने, दो हो रहे हैं, क्योंकि इसमें दो गोले बनेंगे। इधर से किरण आई है तो यहाँ मिलेगी, यही अगर इस साइड से आती तो इधर मिल जाती। अगर ये दोनों की वक्रता बराबर है, यानी ये दोनों बराबर गोलाई के हैं, तब तो जितना दूर ये है उतना ही पीछे ये बनेगा। लेकिन अगर एक ज्यादा वक्र है और एक कम है, तो उस कंडीशन में अपने देखते हैं, ज्यादा वक्र है वो ज्यादा मोड़ेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी, सॉरी फोकस बिंदु कम दूरी पर होगा, जबकि इसका फोकस बिंदु ज्यादा। जैसे मान लिया ये फोकस यहाँ पर कम होगा, ये ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कम मुड़ा हुआ है। कम मुड़ा हुआ है तो आने वाली किरणों को ये कम मोड़ेगा, कम मोड़ेगा तो ये दूर जाके मिलेगी। जबकि इधर से अगर कोई आ रही है तो वो इधर वाला ज्यादा इसको मोड़ेगा, तो ये जो है वो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फोकस बिंदु दो होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फोकस दूरी की। ये डायग्राम वापस से बना देता हूं मैं। ये अपना था एफ, ये कैपिटल एफ से जिसको मैंने लिखा है ये तो अपना फोकस बिंदु है। अब प्रकाशिकी केंद्र से ये जो फोकस बिंदु है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, किस किस के बीच की दूरी बताई मैंने, एक तो फोकस बिंदु और दूसरा मैंने किसकी बात की, प्रकाशिकी बिंदु। प्रकाशिकी बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को अपने क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपने हो जाती है फोकस दूरी और फोकस बिंदु। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपनी कुछ परिभाषाएं हो जाती है। इसके अलावा एक अपने फोकस तल भी होता है, जो कि हमने दर्पण के अंदर वैसे इनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। जो बातें हमने दर्पण में की थी सेम उसी टाइप से ही लेंस के अंदर भी है। ठीक है, तो आप उसको भी आप देखें एक बार जरूर से, ताकि आपके इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। तो एक अपना होता है फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं, कि फोकस बिंदु से तो होके गुजरे, कहां से गुजरना है, फोकस बिंदु से होके गुजरने वाला जो समतल होता है, एक मैं समतल यू बना देता हूं, ये एक समतल है जो कि किससे गुजर रहा है, अपने फोकस बिंदु से। ठीक है, यहां से ये गुजर रहा है। ठीक है, और मुख्य अक्ष जो है उसके क्या है, लंबवत है। मुख्य अक्ष 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 की तरफ है यानी इधर जा रही है, तो अपना जो ये तल है ये कैसे होगा, इस टाइप से होगा, जो कि वाई में और जेड तल में होगा। ठीक है, यानी मुख्य अक्ष के क्या हो गया, ये लंबवत। तो अपने फोकस तल किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष के तो क्या हो, लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से गुजरने वाला, फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल या समतल, तल भी लिख सकते हो समतल भी लिख सकते हो। तो मुख्य अक्ष सॉरी फोकस बिंदु से गुजरने वाला और मुख्य अक्ष के जो लंबवत तल होता है उसी को अपने क्या कहते हैं, फोकस तल। तो ये अपनी हो जाती है कुछ परिभाषाएं। वापस से एक बार देख लेते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, कि गोलीय लेंस को जिन खोखले गोलों का कटा हुआ भाग माना जा सकता है
उनके केंद्रों को तो वक्रता केंद्र कहते हैं और उनकी त्रिज्याओं को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर हमने बात की प्रकाशिकी बिंदु की, तो अपना जो लेंस होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है, जहां से गुजरने वाला प्रकाश बिना मुड़े सीधे निकल जाता है, उसको अपने क्या कहते हैं, प्रकाशिकी बिंदु। फिर आता है मुख्य अक्ष, तो वक्रता केंद्र और प्रकाशिकी बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अपने मुख्य अक्ष। फिर फोकस बिंदु, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। और उस फोकस बिंदु के प्रकाशिकी बिंदु से जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। नेक्स्ट अपना होता है फोकस तल, यानी फोकस बिंदु से गुजरने वाला तल साथ में मुख्य अक्ष के क्या हो, लंबवत हो। तो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं, अपने फोकस तल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, कि गोलीय लेंस से जब अपवर्तन होता है तो उसके क्या क्या नियम होते हैं, उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें आपको पहला नियम, तो जो प्रकाशिकी बिंदु की परिभाषा थी वही आपको ध्यान रखना है, कि अगर किरणें प्रकाशिकी बिंदु से गुजरती है, किससे गुजरती है, प्रकाशिकी बिंदु से, तो क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगी, या लिख देता हूं बिना मुड़े सीधे चली जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रकाशिकी बिंदु से जो भी किरणें जाएगी वो बिना मुड़े क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो हमने फोकस की परिभाषा में देखे, कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो वो किससे जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। तीसरा अपने इसका उल्टा लिख देते हैं, अगर कोई अपसे आती है तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी के अलावा अपने ये भी बात करेंगे कि जो वक्रता केंद्र से आती है वो भी बिना मुड़े हुए सीधे गुजर जाती है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब दोनों वक्रता केंद्र जो है वो बराबर बराबर दूरी पर हो, यानी दोनों लेंस की वक्रताएं एक जैसी हो। अपने अब आगे जो है लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों में चर्चा करेंगे। वहां भी आपको ध्यान रखना है, जब आप नाम लेते हैं उत्तल लेंस का तो उस कंडीशन में उत्तल लेंस की जो दोनों साइड होती है वहां पर अपने फोकस दूरी दोनों की बराबर मान के चलते हैं, और अवतल दर्पण में भी दोनों फोकस दूरियों को बराबर माना जाता है। अब इनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, ये अपना है अवतल दर्पण, ये अपना प्रकाशीय केंद्र है। अब इस प्रकाशिकी केंद्र से, ये अपना प्रकाशिकी केंद्र है ओ, इससे जो भी किरणें जाएगी वो बिना मुड़े हुए क्या हो जाएगा, हमेशा सीधी निकल जाएगी, बिना मुड़े हुए क्या हो जाता है, सीधी निकल जाती है। इस डायग्राम को यूं बना देता हूं मैं पहले एक बार उत्तल दर्पण के लिए, ये अपना उत्तल दर्पण है, ये अपना है प्रकाशिकी बिंदु, यहां मान लेता हूं कोई वस्तु है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पहले मैं इन दो पॉइंट की बात कर रहा हूं, कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो अपवर्तन के पश्चात किससे जाएगी, अप से, किससे जाएगी, अप से। दूसरा बात करते हैं, यदि कोई अप से आती है, क्योंकि एक अप यहाँ भी है, इससे होके अगर कोई किरण आती है तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अप से होते हुए आई है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष से आई तो अप से होकर जाएगी, अप से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि अगर ओ से होके आ रही है तो ये बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएगी, ठीक है। ये अपना ओ है, यानी प्रकाशिकी बिंदु है। तो इन तीन बातों को अपने को ध्यान रखना है, जो कि अपने प्रतिबिंब निर्माण में बहुत ही सहायता करेगी। तो ये अपने तीन नियम हो जाते हैं। इसको एक बार मिटा देता हूँ। ये तीन नियम आपको ध्यान रखने हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो अब से आई है तो समांतर, और ओ वाली बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो ये तो मैंने डायग्राम बनाया उत्तल लेंस के लिए। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं अवतल लेंस के लिए। ये अपना अवतल लेंस है, तो मैं ये लिख देता हूं, इसमें भी दो एफ होंगे, ठीक है। अगर यहां पर कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं,
अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आई है तो वो किससे जाएगी? अप से। अब तो पीछे रह गया, तो उस कंडीशन में रियल में तो वो यहाँ जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है अपने को? अप पर। तो अपने क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किससे गुजरती है? अप से, और यूं चली जाती है। दूसरा अपने बात करते हैं इस अप के बारे में। इससे जो आने वाली किरण है, यानी ऐसी किरण है, आगे बढ़ाने पर यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो अपने इसको क्या लिखेंगे कि ये अप से होकर जा रही है, लेकिन ये होकर के यूं नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से कैसी हो जाती है? या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी इस साइड चली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको यूं भी लिख सकते हो, या यहाँ से यूं गुजार के दिखा सकते हो आप। ठीक है, जैसे इसको यहाँ यूं भी लिख सकते हैं, वरना आपने क्या लिख सकते हैं? अप से होते हुए ये आएगी और मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपको दो नियम ध्यान रखने हैं। तीसरा अपना, अगर ओ से होकर के आए तो यह बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े हुए क्या होता है? सीधे निकल जाती है। तो इस टाइप से ये अपने हो जाते हैं गोलीय लेंस से के अपवर्तन के नियम। आगे अपने बात करते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, कि अवतल लेंस से क्या क्या कंडीशन बनती है। तो आपने देखा था कि जब हमने दर्पण पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण की तो उत्तल दर्पण की कितनी कंडीशन थी अपनी? दो ही थी। ठीक है ना, वही दो कंडीशन अपने किसकी होगी? अवतल लेंस की होगी। वो दो कौन कौन सी थी? अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ पर। और अगर अन्य कहीं भी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ओ और एफ के बीच में बनता है। तो इसकी ये केवल दो ही कंडीशंस होती है। तो ठीक है, अब इनकी प्रकृति को देखने के लिए वही अपने इनका किरण आरेख बनाते हैं। तो ये बना देता हूं मैं, क्या है अपना? एक अवतल लेंस है, ये अपने मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिकी बिंदु, ये एफ, ये सी, और ये लिख देता हूँ अनंत। इस साइड में लिख देता हूँ ये एफ और ये सी और ये अनंत। अब वस्तु अगर एफ पर रखी हुई है, एफ पर रखी हुई है, सॉरी अनंत पर है, वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। तो अनंत पे है तो वस्तु को तो शो करेंगे नहीं, दो समांतर लाइनें लेके आएंगे। ये दो समांतर किरणें आई हैं, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? ये अप से होके जाएगी, तो इसको यूं मिला देता हूँ, रियल में इधर जा रही है और ये इस साइड जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से आई है ऊपर चली गई, ये यहाँ से आई इस साइड चली गई। आगे ये कभी मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है? एफ पर। कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है? एफ पर। अब एफ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, अतः इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अपना एफ पर बनता है। अब बात करते हैं साइज की। तो साइज देखो, एक छोटे से एक बिंदु पर मिल रही है, तो इसका साइज कैसा होगा? बिंदुवत। कैसा साइज हो जाएगा? बिंदुवत। अब क्या ये वास्तव में मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है? तो अपने कहेंगे ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में तो ये आगे जा रही है, पीछे तो केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ये इसकी प्रकृति कैसी हो गई है? आभासी। यानी प्रतिबिंब कैसा हुआ है? आभासी है, वास्तविक नहीं है। फिर अपने बात करते हैं, जो भी आभासी होता है वो कैसा होता है? अपना सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा। अब चूंकि साइज बिंदुवत है, इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? एक से बहुत कम होगी। एक से क्या होगी? बहुत ही कम होगी, यानी प्रतिबिंब बहुत अधिक छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? बहुत अधिक छोटा बनेगा। सेकंड पॉइंट की अपने बात करते हैं, अगर वस्तु अनंत के अलावा अन्य किसी बिंदु पर है। ठीक है, तो यहां में बना देता हूं, ये अपना है अवतल लेंस, ये अपना मुख्य अक्ष, यहाँ लिख देता हूं मैं कोई एफ, यहाँ सी। ठीक है, इस टाइप से ये चल रहा है अनंत। यहाँ पर वस्तु चाहे कहीं भी रख दो, ठीक है ना, इस साइड में कोई वस्तु यहाँ रख देता हूँ ए बी, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आएगी वो क्या हो जाएगी? अपने इस अप से होके जाएगी, यहाँ अप लिख देता हूँ, इससे होते हुए वो इस टाइप से गुजर जाएगी सीधे। ठीक है, पीछे डैट डॉट करके मिला देता हूँ मैं इसको। और जो सी से होके जाएगी, सॉरी ओ यानी वक्रता केंद्र है, उससे होके जाएगी, वो बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी। अब क्या ये दोनों किरणें आगे कहीं मिल सकती है? तो आगे तो ये मिलेगी नहीं, क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, लेकिन पीछे ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर। ये अपनी वस्तु थी ए बी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर। क्या हो गया? ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है? अपना ओ और एफ के
बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? O और F के बीच में। बात करते हैं इसकी साइज की, तो साइज में कैसा होगा? ये छोटा होगा। फिर ये भी मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, रियल में नहीं मिल रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी। और जो भी आभासी होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा। अब साइज में छोटा होगा बड़ा, तो अपने देखते हैं ये लेंस है, लेंस से बिंब तो ज्यादा दूर है यानी ये बड़ा होगा, प्रतिबिंब कम दूर है यानी ये छोटा होगा, तो प्रतिबिंब की साइज क्या हो गई? छोटी। तो प्रतिबिंब कैसा बना है? छोटा बना है। छोटा बना है इसलिए अपने लिख देते हैं इसकी आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम होगा। तो इस टाइप से ये अपने दो कंडीशन हो जाती है अवतल लेंस के लिए। इसके बाद अपना पॉइंट आता है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में, कि अगर उत्तल लेंस लगा हुआ हो और वस्तु अलग अलग जगह पर हो, जैसे अप पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F यानी सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उन सभी के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो चीजें हमने अवतल दर्पण में पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी? अवतल दर्पण में, वो किसमें काम में आएगी? उत्तल लेंस में। तो अवतल दर्पण में हमने 6 कंडीशन पढ़ी थी, वैसे की वैसी 6 कंडीशन किसमें होगी? उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अंदर पहले अपने बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं बिंब, यानी वस्तु कहाँ पे होगी। दूसरा लिख देते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। थर्ड अपने लिख देते हैं इसकी प्रकृति। प्रकृति यानी वो किस टाइप का होगा, आकार में कैसा होगा और कैसे होगा। तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि आपको चीजें क्या क्या याद रखनी है। जो एफ पर होता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। सेकंड मैंने आपको बताया था इसका उल्टा कर देना है, अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर। थर्ड मैंने कहा था कि जो सी पर होता है सी का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। फोर्थ अपने बात करते हैं, अगर अनंत और सी के बीच में, कहां पर है? अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में। पांचवा हमने इसका उल्टा कर देते हैं कि एफ और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच में। नेक्स्ट अपने लास्ट वाला होता है, यदि ओ और एफ के बीच में वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के आगे। लेंस के आगे। तो ये 6 कंडीशन अपनी हो जाती है। वापस से देखना, एफ का प्रतिबिंब अनंत पर और दूसरा इसका उल्टा, अनंत का एफ पर। तीसरा सी का सी पर। अब इन दोनों को देखना है, अगर वस्तु अनंत और सी के बीच में तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और सी के बीच में। नेक्स्ट अपने इनको आगे पीछे कर देना है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो एफ और सी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और सी पर। और लास्ट वाला, अगर ओ और एफ के बीच में वस्तु रखी हुई है यानी बिंब रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? लेंस के आगे बनता है। अब आगे अपने बात करेंगे इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति को समझने के लिए अपने इनके किरण आरेख बनाएंगे। क्या बनाते हैं? किरण आरेख। एक एक करके पहले मैं बात कर देता हूं पहली कंडीशन। ये मेरा कौन सा लेंस है? अपना उत्तल लेंस है। ये अपने मुख्य अक्ष है, यहाँ पर लिख देता हूं ये एफ, यहाँ सी, यहाँ अनंत। इसी तरीके से इस साइड ये एफ, ये सी और इस साइड क्या है? अनंत। ठीक है, इस साइड वाले को 1 1 नाम दे देते हैं, इनको 2 नाम दे देते हैं। तो उससे अपने इतना मतलब नहीं है, पहले अपने देखना है वस्तु कहाँ पे है? एफ पे है, तो ये एफ पे मैंने वस्तु रख दी। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, वो अभी हमने बात की थी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो किससे होके जाएगी? एफ से। तो ये एफ से होके गुजर जाती है। दूसरी जो ओ से होकर आती है वो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। और ये दोनों किरणें जो है वो अपवर्तन के पश्चात जो है वो समांतर हो जाती है। कैसी हो गई है ये? समांतर। समांतर यानी ये कहाँ मिलेगी? अनंत पर, क्योंकि समांतर किरणें कभी नहीं मिलती है, तो अपने ये कहेंगे कि ये अनंत पे मिलेगी, अतः इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। वापस से देखना, ये एक वस्तु है, नाम लिख देता हूं मैं ए बी। यहाँ से 2 किरणें गई, मुख्य अक्ष के समांतर वाली फोकस से होके जाएगी और प्रकाश के बिंदु से गुजरने वाली बिना मुड़े सीधे गुजर जाती है। ये दोनों कहाँ मिलेगी? अनंत पर। अगर ये अनंत पर मिलेगी तो अपने क्या लिखेंगे कि इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब आपको ये देखना है वस्तु एफ पे है, अगर प्रतिबिंब वापस एफ पे ही बनता है, मतलब जितना आगे है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता, तब तो बराबर होता, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पीछे बन रहा है तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रकृति के बारे में बात करूं तो प्रकृति में क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा साइज की बात तो होगी, बहुत बड़ा होगा। अब किरणें अनंत पे वास्तव में मिलेगी, क्योंकि किरणें वास्तव में जा रही है इसलिए कैसा होगा? वास्तविक।
और हमने बात की थी जो भी वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो ये हो जाती है इसकी प्रकृति। साथ में अगर आवर्धनता के बारे में पूछे तो इसकी आवर्धनता, क्योंकि ये बड़ा है तो आवर्धनता जो होगी वो क्या होगी, एक से बड़ी होगी। आवर्धनता क्या होगी, एक से बड़ी होगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। दूसरे का किरण आरेख अपने देखते हैं। ये अपना है उत्तल लेंस, ये प्रकाशिकी बिंदु, यहाँ लिख देता हूं एफ सी, और ये अनंत। यहाँ पर ये एफ और ये सी और यहाँ पर है अनंत। आपको ध्यान रखना है ये जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी जितनी दूरी पर आपने एफ किया उसका डबल आपको सी करना है। ठीक है। अब वस्तु देखो कहाँ पे है, अनंत पे। अगर वस्तु अनंत पे है तो वस्तु को तो अपने शो कर नहीं सकते, तो अपने क्या करते हैं, दो समांतर लाइनें लेके आते हैं। दो क्या लेके आते हैं अपने, समांतर लाइनें। और ये समांतर आ रही, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, किससे जाएगी, अप से। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, किससे जाएगी, अप से। ये दोनों किरणें कहाँ मिल जाती है, अप पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अप पर। यानी जो अनंत पे रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है अपना, अप पर। ठीक है। अब वस्तु तो अनंत पे बहुत ज्यादा पीछे है और प्रतिबिंब अप पे बना है, मतलब प्रतिबिंब थोड़ा सा आगे बना है। तो इस दूरी की बजाय पीछे वाली दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत छोटा, या जिसको लिख सकता हूं मैं बिंदुवत। कैसा बन रहा है अपना, बिंदुवत, यानी बिंदु की तरह बन रहा है। अब किरणें वास्तव में मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो वास्तव में मिल रही है, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। साथ में जो भी वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। और इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, एक से बहुत कम होगी, एक से क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी। नेक्स्ट अपने लिख सकते हैं, इसको मैं ना कम ना लिख के ये लिखता हूँ, बहुत ज्यादा होगी इसमें तो एक से, और इसमें मैं दो बार ये साइन लगा देता हूँ। दो बार साइन का मतलब क्या है कि ये तो बहुत ज्यादा है एक से और ये बहुत कम है एक से। ठीक है। थर्ड अपने बात करते हैं सी पर। तीसरे पॉइंट की अपने बात करते हैं। ये अपना लेंस है, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र, ये एफ, ये सी, यहाँ अनंत। इस साइड भी ये एफ, ये सी, और यहाँ पर क्या है अपना, अनंत है। ठीक है। वस्तु कहाँ पे है, सी पे। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई है, तो ये क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात किससे जाएगी, एफ से। और जो ओ से होके जाएगी वो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है, और इसका प्रतिबिंब वापस से कहाँ बन जाता है अपना, सी पर ही बन जाता है। ये वस्तु लिख देता हूं मैं, कोई ए बी वस्तु है, एक किरण ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये अपवर्तन के पश्चात यहाँ मिल रही है, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका किरण आरेख। अब आपको ये देखना है साइज के बारे में। तो जितनी बिंब जो है उसकी लेंस से दूरी और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो दोनों साइज में भी क्या होंगे, समान होंगे। अब वास्तव में मिल रही है इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जो भी वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। अब प्रतिबिंब समान है इसलिए आवर्धनता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। आवर्धनता का मतलब बिंब की साइज बटे प्रतिबिंब की साइज, तो वो बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं अपने। इसका किरण आरेख और देख लेते हैं। तो इसमें आपको देखना है वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत और सी के बीच में। वही तरीका अपना, ये अपना है प्रकाशीय केंद्र ओ, यहाँ लिख देता हूँ एफ, यहाँ लिख देता हूँ सी। यहाँ पर है एफ, यहाँ लिख देता हूँ सी, इस साइड भी अनंत और इस साइड भी अपने अनंत लिख देते हैं। ठीक है ना। अब वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, सी, सॉरी, अनंत और सी के बीच में, जिसको अपने सी से परे भी कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है सी को 2f भी कहा जाता है, क्योंकि ये फोकस दूरी का दुगना होता है, तो कई किताबों में इसको 2f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये देखना है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, सही बना देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर अपने लिख देते हैं ये एफ, ये सी, यहाँ अपना है अनंत, ये एफ, ये सी, यहाँ अपना है अनंत। वस्तु इस बार कहाँ है, सी और अनंत के बीच में। जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो किससे जाएगी, एफ से। और जो ओ से होके आएगी, यानी प्रकाशीय केंद्र से होके आएगी, वो बिना मुड़े हुए सीधे गुजर जाती है। बिना मुड़े हुए क्या होता है, सीधे गुजर जाती है। ये दोनों यहाँ मिलती है, तो ये जो वस्तु अपनी ए बी थी इसका प्रतिबिंब अपना यहाँ बनेगा,
इसका नाम क्या हो गया, ए डेस बी डेस, ए डेस बी डेस। तो ये तो अपना हो जाता है किरण आरेख। फिर वही बात कि साइज बड़ी होगी या छोटा होगा, तो आपको ये देखना है कि लेंस से दूरी किसकी ज्यादा है। तो ये अपना यहाँ अपना लेंस है, बिंब जो है वो ज्यादा दूर है, प्रतिबिंब कम दूरी पर है। जो जितना दूर बनेगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, बिंब बड़ा हुआ। प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है, क्योंकि ये प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की साइज कैसी हो जाएगी, छोटी। ठीक है, लेकिन बिंदुवत नहीं है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है ना, साइज छोटी है। अब इसमें भी किरणें वास्तव में मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा अपना, वास्तविक। अब वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा, क्योंकि जितने भी वास्तविक होते हैं वो उल्टे होते हैं। साथ में m का मान, अब प्रतिबिंब जो है वो छोटा बन रहा है, इसलिए m का मान 1 से कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट इसका उल्टा हो जाता है। वस्तु कहाँ पे है, F और C के बीच में है। कहाँ पे है, F और C के बीच में। तो ये अपना लेंस, ये मुख्य अक्ष, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये अपना है F, ये अपना है C, यहाँ अनंत, इस साइड ये F, ये C, और इस साइड ये अपना हो जाता है अनंत। वस्तु कहाँ रखनी है अपने को, C और F के बीच में। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी वो किससे जाएगी, F से होते हुए जाएगी, और जो O से होके आ रही है वो बिना मुड़े हुए सीधे गुजर जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ मिलती है, C और अनंत के बीच में, या यूं लिख सकता हूँ C से परे या 2F के परे। ये अपना वस्तु थी AB, और वो इसका प्रतिबिंब बन गया A डेस B डेस। वापस वही, साइज में बड़ा होगा या छोटा, तो आपको ये देखना है, ये लेंस है, बिंब जो है वो पास में है तो ये छोटा होगा, इसकी लेंस से दूरी ज्यादा दूर है यानी प्रतिबिंब ज्यादा दूर है तो ये बड़ा होगा। यानी प्रतिबिंब साइज में कैसा हो गया अपना, बड़ा प्रतिबिंब हो गया है। साथ में किरणें वास्तव में मिल रही है क्या, तो हाँ भाई, ये किरण यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, दोनों वास्तव में मिली है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो गया अपना, वास्तविक। किस टाइप का हो गया अपना, वास्तविक। अब जो भी वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा। अब ये बड़ा है इसलिए m का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अब लास्ट अपने बात करते हैं छठे पॉइंट पर, 6 नंबर। इसका किरण आरेख और अपने को देख लेते हैं। छठा आपने दे रखा है, ये अपना लेंस है, ये मुख्य अक्ष प्रकाशीय के अंदर, यहाँ लिख देता हूं F, ये अपना है C, इस साइड है अनंत, ये अपना है F, ये अपना है C, और इस साइड अपना है अनंत। ठीक है, वो अपना क्या हो जाता है, अनंत। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, O और F के बीच में, यानी यहाँ वस्तु रखी है। अब अगर वस्तु यहाँ रखी है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है। अब ये समांतर आने वाली किरण किससे जाएगी, F से होके जा रही है, और O से जाने वाली किरण जो है वो बिना मुड़े हुए सीधे गुजर जाती है। ये अपनी वस्तु थी AB, तो इससे ये किरणें इस साइड गई। अब आपको ये देखना है, क्या ये किरणें आगे कभी आगे जाके मिलेगी, तो अपने कहेंगे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही है, तो आगे तो ये कभी मिलने से रही। तो अपने क्या करते हैं, इनको पीछे बढ़ा के देखते हैं। इन दोनों किरणों को जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत हुई है, इसलिए इस AB का प्रतिबिंब यहाँ बनता है A डेस B डेस पर, यानी किस साइड बना अपना, लेंस के आगे बन जाता है। किस साइड बना है, लेंस के आगे। साथ में क्या ये वास्तव में मिल रही है, तो ये वास्तव में नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। मैं लिख देता हूं प्रतिबिंब कैसा हुआ अपना, आभासी हुआ है, क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिल रही। अब जो आभासी है वो कैसा होता है, सीधा होता है। ये तो हो गई आभासी और सीधा होने की। अब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा, तो वापस वही, लेंस से दूरी देखनी है। लेंस से बिंब जो है उसकी दूरी कम है, प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा है, इसलिए लेंस से बिंब की साइज कम होगी, प्रतिबिंब की साइज ज्यादा होगी, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है अपना, बड़ा बना है। कैसा बनेगा, बड़ा। अब अगर बड़ा बनेगा तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी अपनी, 1 से अधिक होगी। तो ये अपना हो जाता है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण।